देखो, ड्रू मैकिंटायर की सोशल मीडिया पर जो हरकतें हैं वो तो ख़त्म नहीं होने वाली बिल्कुल भी। अभी उन्होंने रिसेंटली अपनी वाइफ के साथ पिक्चर्स पोस्ट करी हैं अपने सोशल मीडिया पे, और यहाँ पे भी उन्होंने जो सीएम पंक के हाथ से ब्रेसलेट चुराया हुआ था उसको स्टिल पहना हुआ है। और लोग यहाँ पे यही बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं ड्रू मैकिंटायर की, कैसे भाई ये बंदा जो है अपनी फैमिली वाली फोटो के अंदर भी उन्होंने लिखा वैसे करके, और उसमें सीएम पंक का जो ब्रेसलेट है वो भी उन्होंने पहना हुआ है। तो अपनी इंपॉर्टेंट फोटो में वो उस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की स्टोरी लाइन का पार्ट है। वैसे मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कोई ऐसे हमको ईगल आइज के साथ देखने की जरूरत है ड्रू मैकिंटायर के हाथों, क्योंकि ऑब्वियसली जितना ड्रू मैकिंटायर अपने कैरेक्टर को रखते हैं हमेशा सोशल मीडिया पे, ये तो उनकी तरफ से होना ही था कि भाई वो ब्रेसलेट आपको हर जगह ही दिखेगा। और अब सीएम पंक इसका बदला कैसे लेंगे वो बड़ी बात है। बाकी मैंने आपको बताया था शायद समर स्लैम में हो सकता है डिले हो जाए इस मैच के लिए, बट होप्स हाई रखते हैं, क्योंकि ये वाला मैच समर स्लैम में हो गया तो भाई फिर तो मजा ही आ जाएगा। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और सबसे पहले मैं आपसे बोल रहा था कि क्या शेन मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग में आ सकते हैं। विंस मैकमैन ऑल एलीट रेसलिंग में आ गए हैं। ये वाली फोटो आप देखो और बस शायद आपको एक सेकंड लगा होगा। जब मैंने ये सोशल मीडिया पे देखी भाई, मतलब मैंने शो तो नहीं देखा, तो मुझे लगा भाई ये क्या हो गया, विंस मैकमैन आ गया एडब्ल्यू में। लेकिन भाई ये विंस मैकमैन नहीं है, ये कोई तो बंदा है, पता नहीं। मैंने ना स्टोरी लाइन फॉलो किया ना कुछ किया, बस जस्ट मुझे फोटो दिखी। लेकिन कितना ज़्यादा सिमिलर लग रहा है भाई विंस से, क्योंकि ऐसा देख के लग रहा है कि शायद बंदे की बॉडी भी है और ऊपर से विंस वाला ही एक वो हेयर स्टाइल जब उन्होंने बाल बिल्कुल छोटे किए हुए थे, और जो फेस का स्ट्रक्चर है वो भी विंस मैकमैन की तरह ही है। तो अचानक से लोग बोल रहे भाई मेरे को तो मिनी हार्ट अटैक ही आ गया था देख के कि विंस मैकमैन एईडब्ल्यू में पहुंच गया है। बट ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का मस्ती मजाक था। आपको लगा वैसे जब मैंने बोला एक सेकंड के लिए कि क्या सही में विंस मैकमैन एईडब्ल्यू में आ गया है? फोटो को देखने के बाद ही बताना, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा ट्रिक हो गया था इसमें। रिकोशे के बारे में एक अपडेट है, और अपडेट ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अपने अलमनाई सेक्शन के अंदर जो है डाल दिया है रिकोशे को। यहाँ पर वो सुपरस्टार्स होते हैं जो कि किसी पॉइंट पे डब्ल्यूडब्ल्यूई का पार्ट रहे हैं और अब करंटली वो जो है डब्ल्यूडब्ल्यूई का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे रिकोशे को डाल दिया, मतलब एक्टिव सुपरस्टार्स की लिस्ट से हटा दिया उनको, क्योंकि जब बंदा होता है तो फिर वो अलमनाई सेक्शन के अंदर नहीं होता। जैसे डीन एम्ब्रोस का नाम भी इस सेक्शन के अंदर है, तो इसका मतलब रिकोशे का जो टाटा बाय बाय है वो शायद हो गया है डब्ल्यूडब्ल्यूई से। मैंने बोला था कि रिकोशे दोबारा आ सकते हैं, डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको फिर से पीटेगी तोड़ेगी, क्योंकि अभी वो स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर डेट्स में है। कुछ क्या वो हो गया था, मैं थोड़ा सा भूल गया, क्योंकि ये सारा होने के बाद उससे पहले क्या हुआ मेरे को इतना कुछ खास याद नहीं आ रहा अभी। बट रिकोशे अभी अलमनाई सेक्शन में, जिसका मतलब कि डब्ल्यूडब्ल्यूई से शायद उनका टाटा गुड बाय ही है। बाकी डीन एम्ब्रोस के बारे में मैंने बोला, तो डीन एम्ब्रोस की एक लेटेस्ट पिक्चर भी आई है जहाँ पर आप देख सकते हो अपनी डॉटर के साथ कैसे वो जो है काफ़ी अपना क्वालिटी टाइम उसको स्पेंड कर रहे हैं। और आपको पता है रेने यंग और डीन एम्ब्रोस ये आपस में जो है मतलब पति पत्नी है और इनकी बेटी भी है। तो डीन एम्ब्रोस ने वैसे यही बोला था, ये जो आपको स्क्रीन पर अभी बेटी दिख रही है ना, शायद ये वो रीज़न हो सकता है कि जिसकी वजह से डीन एम्ब्रोस डब्ल्यूडब्ल्यूई में आ जाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि जब मेरे को अपनी बेटी को पालना होगा तो ऐसा हो सकता है कि मुझे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो, और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत हो तो फिर शायद मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी की तरफ आ सकता हूँ। तो देखते हैं फिर क्या होता है फ्यूचर में। बाकी बहुत बार तो बोल लिया है इसके बारे में, मेरा क्या ओपिनियन है वो बार बार मैं बोलूँगा नहीं। नेक्स्ट रैंडी ओर्टन के बारे में बात करते हैं। और ये रैंडी ओर्टन की जो इमेज चेंज हो रही है ना मेरे दिमाग में, मतलब फेवरेट सुपरस्टार होने के नाते मेरे को हजम नहीं हो रहा कि रैंडी ओर्टन ऐसा इंसान बन चुका है। क्या हुआ, एक फ़ैन, एक यूज़र रैंडी ओर्टन का फ़ैन, उसने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया जो कि उसकी बात हुई थी रैंडी ओर्टन के साथ इंस्टाग्राम पे, मतलब कि रैंडी ओर्टन को इंस्टाग्राम पे शायद कांटेक्ट किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो जो बंदा है, बंदी मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो है शेयर करते हैं अपना, मतलब उन्होंने रैंडी ओर्टन को मैसेज किया जहाँ पे अपने डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो रैंडी ओर्टन ने उनको अच्छे से काउंसिल किया, अच्छे से एडवाइस किया, उन्होंने अपनी भी हालात बताया कि कैसे वो भी इस टाइम से गुजर चुके रिसेंटली ही, जब उनको ये पता चला था कि वो रेसलिंग रिंग में कभी compete ही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पूरा अच्छा खासा लंबा चौड़ा मैसेज उन्होंने लिखा है। मतलब मुझे पता है कि इंस्टाग्राम पे डीएम्स का रिप्लाई कर पाना कितना मुश्किल होता है, मेरा लेवल कहाँ और रैंडी ओर्टन का लेवल कहाँ, और उसके बावजूद भी पूरा टाइम लेके लिखा है रैंडी ओर्टन ने अच्छे से। इससे पता चलता है कि एक्चुअल में कितना ज़्यादा वो केयर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसा होने नहीं वाला था कि भाई बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पब्लिकली है, तो बंदा अच्छा बनने के लिए कुछ बातें बोल दे किसी के लिए। यहाँ पे तो ये सिर्फ वन ऑन वन उसी बंदे के साथ इंटरेक्शन था, तो जब वो तो उस बंदे ने शेयर कर दिया तो लोगों को पता चल गया। अब ज़्यादा तारीफें हो गई है रैंडी ओर्टन की, लेकिन वो डिजर्व भी करते हैं। तो कितना बढ़िया रैंडी ओर्टन का कैरेक्टर है रियल लाइफ में वो पता चलता है। बाकी रेसलिंग रिंग के अंदर के कैरेक्टर की मैं जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लेता, और ना किसी को लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो कोडी रोड्स के साथ यारी में है, कब उसके साथ धोखा कर दे वो हम में से किसी को भी नहीं पता। नेक्स्ट बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के
फॉक्स के ऊपर स्मैकडाउन की प्रोग्रामिंग के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यू बहुत ज़्यादा इससे परेशान हो गई है। अभी हमको तो नहीं पता चलता क्योंकि हमारा जो है जो नेटवर्क है वो तो इंडिया का अलग है, लेकिन जो फॉक्स के ऊपर सोनी तो इंडिया में है, फॉक्स के ऊपर जो स्मैकडाउन की प्रोग्रामिंग आ रही है वहाँ पे कई बार चीज़ों को सेंसर, ब्लैक स्क्रीन, ऐसी सब चीज़ें की जा रही हैं। तो इससे जो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर लोग हैं वो फ़िलहाल तो खुश नहीं है। अभी स्मैकडाउन तो वैसे रहने वाला है यूएसए नेटवर्क के ऊपर, फॉक्स के बाद वो चला जाएगा यूएसए नेटवर्क के ऊपर, लेकिन रॉ और नेटफ्लिक्स के ऊपर आ जाएगी। तो मेरे दिमाग में यही डाउट है, अगर आप में से किसी को आ रहा है समझ में तो बताना, वरना शायद हो सकता है कुछ टाइम बाद वैसे भी पता चल जाएगा कि जब इन रॉ को इतना चेंज कर देंगे तो स्मैकडाउन को नहीं करेंगे क्या या फिर ये ऐसा करेंगे कि इनको कोई भी एक्सट्रीम चीज़ करनी तो उसके लिए मंडे नाइट रॉ पर स्टोरी लाइन को शिफ्ट कर दो, क्योंकि बैलेंस तो बना रहना चाहिए। हैं तो रॉ स्मैकडाउन एक जैसे ही ना, तो अगर उसका नेटवर्क चेंज हो गया नेटफ्लिक्स के ऊपर तो वहाँ पे तो पूरी फ्रीडम मिल जाएगी, लेकिन इधर स्मैकडाउन का क्या हाल होगा फिर, तो वो मेरे को लग रहा है। और आज से जैसे कुछ साल पहले ये फॉक्स की डील से पहले जैसे मंडे नाइट रॉ को फ्लैगशिप शो की तरह देखा जाता था, मुझे ऐसा लग रहा है नेटफ्लिक्स पे जाने के बाद वो फ्लैगशिप का भी अल्ट्रा प्रो मैक्स वर्जन बन जाएगा। बहुत स्मैकडाउन मुझे ऐसा लग रहा है पीछे हो सकता है, बट अभी ये मेरी सिर्फ अजम्पशन है क्योंकि मेरे को नहीं पता कि स्मैकडाउन के ऊपर भी क्या वो इतनी फ्रीडम के साथ काम कर पाएंगे जैसे नेटफ्लिक्स के ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि रॉ यूएसए नेटवर्क के ऊपर आती है। तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि जो डब्ल्यूडब्ल्यू अभी यूएसए नेटवर्क के ऊपर कर सकती है लेकिन फॉक्स के ऊपर नहीं कर सकती। दोनों एक तरीके से सेम ही है, बट फॉक्स थोड़ा सा ज़्यादा अपनी प्रोग्रामिंग को लेकर स्ट्रिक्ट रहता है, ये मैंने फील किया है। बाकी अभी धीरे धीरे सब कुछ पता चलेगा। तो अभी नेटफ्लिक्स के ऊपर आने दो बस मंडे नाइट रॉ को, फिर देखते हैं क्या क्या सीन हमको देखते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू की प्रोग्रामिंग में। नेक्स्ट बात करते हैं सेथ रॉलिंस के बारे में भाई। तो सेथ रॉलिंस के बारे में काफ़ी हैवीली रूमर्ड है ये चीज़ कि उनका हील टर्न होने वाला है बहुत जल्द। इवन अभी से जो प्लान्स प्लेस में है रेसलमेनिया 41 के लिए वो है सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, और यहाँ से शायद फिर यही चीज़ समझ में आ रही है कि जो सेथ रॉलिंस है उनका नेगेटिव हील वाला कैरेक्टर होगा और वो जाएगा सीएम पंक के सामने, जो मैच होने वाला था ओरिजिनल रेसलमेनिया 40 में, लेकिन वो हो नहीं पाया था। तो अभी सेथ रॉलिंस मुझे लग रहा है अपना स्टॉक धीरे धीरे ऊपर ही लेके जाने वाले हैं, और बहुत ही कंसिस्टेंट बंदा है सेथ रॉलिंस। ऐसा जैसे क्रिकेट की भाषा में अगर इसको बोले तो ऐसा बंदा जो हर मैच में 20-25 रन तो बनाएगा, ऐसा नहीं होगा कि कभी जीरो पे चला जाए। तो थोड़ा वैसा सेथ रॉलिंस से बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं अपने ये, अगर हम देखें डब्ल्यूडब्ल्यू के उसमें जैसे इनकी बुकिंग होती है कभी ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कुछ बेकार होगा, भाई क्या हो रहा है। बस वो जो उनका बेफेस वाला ब्लंडर हुआ था उसको अगर साइड में रख दो थोड़ा सा। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रॉक लेसनर के बारे में और पॉल हेमन के बारे में। तो ये चीज़ आपने मुझे कमेंट करके भी लिखी और सोशल मीडिया पर भी वाली बहुत स्पेकुलेशन चल रही है कि क्या ब्रॉक लेसनर के साथ तो पॉल हेमन नहीं आ जाएंगे अब। तो इसके ऊपर आई थिंक मैं आपको एक पूरा क्लैरिफिकेशन दे सकता हूँ, और इसके लिए मुझे किसी रिपोर्ट के ऊपर रिलाय करने की जरूरत नहीं है। देखो ये जो पॉल हेमन के साथ कांड हुआ है ये हुआ ही इस वजह से क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन है। अगर ब्लड लाइन की स्टोरी नहीं होती तो पॉल हेमन के साथ ये कांड नहीं होता। तो पॉल हेमन के साथ जो ये हुआ उसका किसी भी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यू की स्टोरी लाइन में तो ब्रॉक लेसनर से लिंक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई पॉल हेमन पिट गया तो ब्रॉक लेसनर भी तो बचाने आया है बहुत बार। लेकिन पहली बात तो ब्रॉक लेसनर का सीन ही अलग है, उनके बारे में जो भी सारी अपडेट्स है मैं आपको दे देता हूँ, जो लास्ट टाइम दी थी वही लेटेस्ट है। तो ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने जो काम किया है ये ब्रॉक लेसनर को वापस लाने के लिए किया है, इसका लिंक सिर्फ और सिर्फ ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन से ही है। हाँ वो बात अलग है कि डब्ल्यूडब्ल्यू अगर कुछ ट्विस्ट कर दे, वो मैं इसकी पॉसिबिलिटी 0.1% ही बोलूँगा भाई कि पॉल हेमन का पिटना इसका ब्रॉक लेसनर से कोई लिंक है। हाँ सोचने में बहुत बढ़िया लग रहा है कि अरे कैसा होगा कि अगर पॉल हेमन अब वापस आए, हम सोचे कि रोमन रेंस के साथ आ रहे हैं लेकिन वो ब्रॉक लेसनर के साथ आए, तो वैसे बढ़िया है, लेकिन इसके होने की चांसेस वैसे बहुत कम है। और वैसे ही ब्रॉक लेसनर जब आएंगे तो उनकी आई थिंक एक सेपरेट ही स्टोरी लाइन होने वाली है, क्योंकि अब वो बिना पॉल हेमन के भी काम कर लेते हैं। तो दोनों अलग अलग फंडे हैं, बाकी सोचने के हिसाब से थोड़ा अच्छा आइडिया ज़रूर है, लेकिन प्रैक्टिकली ये थोड़ा पॉसिबल होते हुए दिख नहीं रहा। नेक्स्ट बात करते हैं सोलो सिकोवा के वाइज मैन के बारे में। अगेन ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं, या फिर जो होता नहीं है पहले से ही अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना, और इसकी वजह से फिर स्टोरी लाइन में और मज़ा आता है कि अरे ये भी एंगल हो सकता है, क्या सोलो सिकोवा को नया वाइजमैन मिल सकता है, क्योंकि जो वाइजमैन है वो तो चला गया, पॉल हेमन तो चले गए, अब वो टीवी पे आने नहीं वाले क्योंकि इतनी सुताई हुई भाई, अब इतनी जल्दी तो आने नहीं वाले वैसे भी। तो क्या पॉल हेमन के जाने के बाद सोलो सिकोवा को नया वाइजमैन मिल सकता है। अब देखा जाए तो अगर वो हेड ऑफ द टेबल हैं, वो ट्राइबल चीफ हैं, तो ट्राइबल चीफ का एक वाइजमैन तो होता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे सेंस जरूर बन रहा है कि सोलो सिकोवा को एक नया वाइजमैन मिल सकता है। लेकिन अगर देखा जाए तो वाइजमैन होगा कौन, किसको डब्ल्यूडब्ल्यू लेके आएगी। यहाँ पे कुछ नाम ऐसे लोग ले रहे हैं जैसे कि रिकिशी का, क्योंकि ऑब्वियसली वो बंदे हैं जब हमारे दिमाग में एंड में कुछ नहीं बचता तो उनका नाम बचता है। और रिकिशी ने बोला भी था कि अगर कुछ ऐसा मैनेजर जैसा रोल मिल जाए
तो वो मैं करने में इंटरेस्टेड हूँगा। लेकिन रिकिशी तो आपको पता है बातें बनाते रहता है पूरे दिन भर औरतों की तरह, तो फिर इस पे ऐसे यकीन नहीं किया जा सकता कि WWE एक्चुअल में ऐसा करेगी। बट अगर पूरी ब्लड लाइन आ रही है और उसमें वाइजमैन नहीं है तो वो थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा। तो इस हिसाब से सेंस बन रहा है, बट क्या वो रिकिशी को ला के होगा उसके बाद मेरे लिए थोड़ा भरोसा कर पाना मुश्किल है, क्योंकि रिकिशी को लेके बहुत सारे ऐसे प्लान्स हैं जो कि WWE को एग्जीक्यूट करने चाहिए थे, जैसे कि जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो के मैच में रेफरी वाला, वो चीज़ WWE ने नहीं करी। तो भाई फिर मैं ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा यहाँ पे। अगली स्टोरी है और ये आज की फाइनल स्टोरी है। बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स चल रही हैं इस समय। तो ज़ेरो न्यूज़ की तरफ से ये कहना है कि जो रेसलमेनिया 41 है, इसको ध्यान से सुनना भाई, ये हो सकता है कि बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि अभी जो WWE के फ्राइडे तक का सीन रहा उसमें ये पता चला है कि WWE रोमन रेंस वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच रेसलमेनिया के लिए प्लान कर रही है। मतलब ये ट्रिपल थ्रेट वाला मैच रेसलमेनिया 41 के अंदर होगा। अब इस हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि कोडी रोड्स के पास टाइटल होगा तो वो टाइटल के पीछे रॉक और रोमन रेंस दोनों भागेंगे और इस वजह से ट्रिपल थ्रेट होगा। लेकिन कुछ अदर सोर्सेज का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। WWE का अभी से नाइट 2 को हेडलाइन करने के लिए जो मैच प्लान्ड है ऑलरेडी वो रॉक और रोमन रेंस का ही है, और इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई जो चैंपियनशिप है उसको इन्वॉल्व किया जाए, ये बिना चैंपियनशिप के होगा। तो ये दो अलग अलग तरीके की बातें चलेगी। इवन एक मैच और है जो कि है कोडी रोड्स वर्सेस रॉक का, ये भी रेसलमेनिया में हो सकता है। फिर क्या रॉक डबल ड्यूटी करने वाले हैं? तो देखो इतना तो मुझे नहीं लगता रॉक 2 मैचेस करने वाले हैं किसी भी तरीके से भाई, मतलब क्यों ही करेंगे वो, इतना रिस्क में इस टाइम पे अपने आप को क्यों डालेंगे। तो ये रिपोर्ट फिर कुछ ये है कि जो रॉक और कोडी रोड्स का मैच है वो रेसलमेनिया में नहीं होगा, लेकिन वो किसी और डेट पर होगा। बट ये वाला मैच भी होगा ज़रूर, क्योंकि आपको पता है रॉक ने ये बोला था कि जब भी वो वापस आएंगे कोडी रोड्स के साथ सबसे पहले वो निपटेंगे। और जब रॉक ने वो बात स्टोरी लाइन के अंदर बोली है तो रॉक के ऊपर भरोसा करते हुए जितना वो स्टोरी लाइन को सीरियसली लेते हैं, मैं ये नहीं मान सकता कि रॉक वापस आएंगे और वो रोमन रेंस के साथ उलझेंगे। मैं यही मानूंगा कि वो कोडी रोड्स के साथ पहले अपना निपटारा करेंगे और फिर शायद वो निपटारा करते करते किसी सऊदी के शो में भी वो मैच हो सकता है। तो इस तरीके से जो रेसलमेनिया 41 तक की जो टाइमलाइन है वो नजर आ रही है। मतलब इतना तो पता चल रहा है भाई, जैसे हमने रेसलमेनिया 40 के टाइम पे सारा वो माहौल एंजॉय किया था, अब उसकी हमको लत लग गई है। तो वो वाली लत को हमारा पूरा करने के लिए ये कोडी, रोमन और रॉक फिर से स्टोरी लाइन में एक साथ आएंगे, किसी ना किसी तरीके से इन्वॉल्व होंगे, ट्रिपल थ्रेट भले ही ना हो। और उसके बाद जो है हमको रेसलमेनिया 41 में फुल मजा आने वाला है। इसमें रेसलमेनिया 40 का लिया था और ये सारे मज़े तो मैं आपके लिए भी लेके आता ही रहूँगा, थोड़ा सा और मैं बेटर हो जाऊँ। और वीडियो को आप लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और वीडियोज़ के लिए। और तब तक भाई लेते रहो ज़िंदगी के मज़े।